हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल आशिक यूपीएससी में। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत का इतिहास का क्लास करने जा रहे हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि दक्षिण भारत के इतिहास से हर वर्ष कुछ न कुछ प्रश्न बनता ही है, और इस विषय से कभी न कभी प्रश्न बन भी सकता है और बनता भी है, ये आपको पता है। मेरा आपसे दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दक्षिण भारत के इतिहास जानने के लिए किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ना ही किसी शिक्षक से या टीचर से इस बारे में पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इस क्लास को इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। आपको जो नहीं आएगा आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। लेकिन आप मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस आज के क्लास को। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास के शुरू करने से पहले इतना तो पता ही करेंगे कि उसके जानने के क्या क्या स्रोत हैं, कि हमें कहाँ से पता चलता है कि दक्षिण भारत में किस राजवंशों ने शासन किया, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, या वहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो पहले उनके स्रोत जानेंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास के स्रोत तो कई हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते रहेंगे वीडियो के बीच में। दक्षिण भारत का इतिहास क्रमबद्ध इतिहास में हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य कब लिखा गया था? संगम काल में। और संगम काल कब तक चला था? संगम काल दक्षिण भारत का एक काल था जिसमें कई ऋषि मुनियों ने अपने साहित्य को एक संगठन के माध्यम से पेश किया था, जिसको अभी आप अच्छे से समझेंगे। और संगम साहित्य से दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से, चेर, चोल और पांड्य, इनका उल्लेख मिलता है। जो संगम साहित्य है ये एक स्रोत है जिससे हमें दक्षिण भारत का इतिहास पता चलेगा। इसमें ही ये तीनों जो राज्य हैं उनके बारे में लिखा गया है। चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख मिलता है हमें किसमें? दक्षिण भारत का जो इतिहास है संगम काल में। संगम क्या होता है? संगम का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। संगम का अर्थ तमिल कवियों का एक संघ या गोष्ठी है, यानी कि जो तमिल के वहाँ के पोइट्स जो थे, पोएट कवि, वो एक ग्रुप में एक कमेटी थी उनकी, जिसको तमिल का क्या बोलते थे? संगम। तो उन्हें क्या था, एक राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी राजाओं के द्वारा भी उन्हें एक फंड दिया जाता था कि आप यहाँ पर आएँ और अपने साहित्यों को पेश करें और पूरे राज्य में उसका विस्तार करें। और इस तरह से इन्हीं कवियों द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई, जो संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य क्या था? तो जो वो कवि थे उनकी एक कमेटी थी और उन्हें एक राजा के द्वारा फंड भी दिया जाता था, राजा के द्वारा संरक्षण भी दिया जाता था, और इन कवि द्वारा लिखा गया था तमिल साहित्य। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। इतना तो समझ में आ गया है सभी को। स्ट्रेबो, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये सब रचना है और कवि भी हैं। प्लिनी, टॉलमी आदि रचनाओं से भी दक्षिण भारतीय के इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इन राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। जो ये आप देख रहे हैं, स्ट्रेबो, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, प्लिनी, टॉलमी, ये सब क्या है? वे रचनाएं हैं, वे स्रोत हैं जहाँ से हमें दक्षिण भारत के इतिहास के जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के इतिहास के में राज्य था कौन कौन? चेर और चोल और पांड्य। अब हम देखते हैं एक बार चोल के बारे में। ठीक है, चोल जो थे, चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। अभी आपके ऊपर पढ़ा कि संगम साहित्य से हमें चोल और चेल और पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है। आपने अगर ज्योग्राफी क्लास की होगी तो आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में 2 नदियां हैं, पेन्नार और वेलुरा। ये नदियों के मध्य में स्थित था। चोरों का जो राज्य था कौन कौन नदियों के मध्य स्थित था? पेन्नार और वेलुर। ठीक है, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरेयूर, कावेरी पट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। ये जो क्षेत्र आपको पता चला, ये उरेयूर, कावेरी पट्टनम, तंजावुर, ये किसके अधिकार में थे? चोलों के राज्य में, चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। और इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। इनकी 2 राजधानियाँ थी, एक तंजौर थी और एक
गंगेकोंडचोलपुरम। इस संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरेयूर। चोलों की राजधानी कहाँ बनी थी? उरेयूर। यानी 3 राजधानियाँ थी, लेकिन चोलों के समय में संगम काल में, जब संगम का काल चल रहा था, तो उनकी राजधानी उरेयूर थी। इन तीनों जो चोल, चेर और पांड्य थे, इन राज्यों का सर्वाधिक शक्तिशाली था। दक्षिण भारत में ये क्या थे? सबसे स्टेब्लिश डायनेस्टी थे, सबसे स्टेब्लिश राजा थे। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। अभी आपको मैं जो दक्षिण भारत के जो क्या बोलते हैं इनको, चेल, चोल और पांड्य, इनके राजकीय चिन्ह क्या थे, याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि आप हमेशा के लिए उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए कि उनके प्रतीक क्या थे, उनके झंडे पर क्या क्या चिन्ह बना हुआ था, जिससे कि पता चलता था कि ये राजा, ये झंडा इस राज्य का है। तो चोलों के राजकीय झंडा क्या था? बाघ का चिन्ह बना हुआ था, उनका राजकीय चिन्ह था बाघ। चोल राज्य को चोल मंडल या कोरोमंडल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में एक स्थान है कोरोमंडल तट, जो यहीं से लिया गया है, चोल मंडल से उसका नाम बदल क्या किया गया? कोरोमंडल। और ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था। राजनीतिक सत्ता का कहाँ था? उरेयूर, जो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कॉटन के जो क्लोथ बनते थे वहाँ कहाँ पर, जो उनकी राजधानी थी उरेयूर, वहाँ पर व्यापार होता था कॉटन के। ज्ञात वह है कि चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। वो उनकी अर्निंग कहाँ से होती थी? वो जब सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, उससे ही वो उनका एक मुख्य व्यवसाय था, एक व्यापार का उन लोगों का था। चोल प्रमुख शासक। चोलों के शासन में, चोलों के राज्य में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था को बनाए रखा और किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, इस बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले शासक हुए विजयालय। कौन हुए? विजयालय जो थे, इन्होंने ही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयालय को क्या कहा जाता है? चोल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, जो आरंभ में पल्लवों की एकमात्र सामंती सरदार थे। ये क्या थे? एक सामंती सरदार, यानी कि बड़े राजाओं के नीचे ये काम करते थे, और बड़े राजाओं के नीचे काम करते हुए ये क्या हो गए, क्या उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की। किसने? विजयालय ने। और उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। किसने? विजयालय ने 850 ईस्वी में क्या किया? तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। 850 तक इन्हें तंजौर को कब्जा कर लिया और 871 तक यानी 21 साल तक राज किए। फिर इसके बाद आते हैं एलारा। कौन? एलारा। पहले आते हैं विजयालय, फिर एलारा। ये ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में है, जो नीचे है, आपने मैप में देखा ही होगा, उस पर कितने साल तक शासन किया था? 50 वर्षों तक शासन किया था। और किसने जीता था? एलारा ने। आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं कार्यकाल। कौन? कार्यकाल। पहले विजयालय, फिर एलारा, फिर कार्यकाल। कार्यकाल जो थे, ये राजा कार्यकाल चोलों का प्रख्यात राजा था। कार्यकाल ने अपने समकालीन चेर तथा पांड्य राजाओं को परास्त किया था। 3 जो राज्य था, चेर, चोल और पांड्य, ये चोल के राजा थे कार्यकाल, और बाकी ये जो राजा थे चेर और पांड्य, इनको किसने पराजित किया था? कार्यकाल ने। और एक कावेरी नदी है, इनकी कावेरी नदी की घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी, यानी कि उसका जो क्षेत्र था कावेरी नदी का, वहाँ पर अपने को बहुत ही अच्छे से सुदृढ़ किया था, यानी कि राजधानी बनी थी, इनका एक बड़ा सा किला था, और वहाँ पे ये क्या करते थे? शासन करते थे। उसने पुहार, जो आधुनिक नाम उसका क्या है, कावेरीपट्टनम, की स्थापना की। किसने? कार्यकाल ने। कार्यकाल ने ही पुहार की स्थापना की थी, जो उसका वर्तमान अभी नाम क्या है, कावेरीपट्टनम। तथा यह चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी भी बनी, ये कार्यकाल ने जो स्थापना की थी। यानी कावेरीपट्टनम चोलों का मुख्य और व्यापारिक केंद्र था। कावेरीपट्टनम से क्या होता था? व्यापार होता था, वहाँ पे नगर थे, वहाँ पे लोग, बाजार भी लगने लगा था, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, शिक्षा का भी एक केंद्र था, जो आपने अभी सुना कावेरीपट्टनम। ठीक है। यहाँ एक बंदरगाह काफ़ी विशाल था। बंदरगाह एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर क्या होते हैं,
जहाज़ जो है वहाँ से आयात और निर्यात होता है वस्तुओं का, वहाँ पर जहाज़ों को खड़ा किया जाता है। जैसे एक तरह से बस स्टैंड हो जाता है जहाँ पर बसों को खड़ा किया जाता है, रेलवे स्टेशन हो जाता है जहाँ पे रेल ट्रेन जो है वहाँ खड़ी होती है, वहाँ पे यात्री ऐसे जो क्रियाएं होती हैं। इसी तरह बंदरगाह भी है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ जो है वहाँ से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। कार्यकाल ने कावेरी नदी के किनारे एक बांध का भी निर्माण करवाया था। ये बांध का निर्माण करवाते हैं कौन? कारिकल, जो चोल के एक राजा थे। कारिकल के संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। सप्त स्वरों का, जो आपने संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसका विशेषज्ञ बताया गया था। इससे ये पता चलता है कि इनको संगीत में बड़ी रुचि थी और संगीत के ये आश्रयदाता थे। कई गीतकार जो संगीतज्ञ थे उस समय, उनको क्या करते थे, अपने दरबार में बुलाते थे और उनसे क्या करते थे, दरबार में बुला करके गाना गवाते थे और इनाम स्वरूप अशर्फी भेंट करते थे और यानी भूमि भी दान में दे देते थे। यानी कई तरह से उनको उपहार स्वरूप कुछ देते रहते थे। इससे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में जो कारिकल थे वो संगीतज्ञ भी थे और उनके राज्य में संगीतज्ञों का बड़ा सम्मान होता था। फिर कारिकल राजा के बाद आते हैं कुलोतुंग प्रथम। कौन? कुलोतुंग प्रथम। ये भी चोल राजा थे जो दक्षिण भारत में शासन करते थे। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 72 मर्चेंट जो कहाँ गए थे? चीन भेजे गए थे। किनके द्वारा? कुलोतुंग प्रथम के द्वारा। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से किया था। वहीं जो ऊपर आपने देखा कि 50 सालों तक एक राजा ने शासन किया था, चोल शासक राजा ने 50 सालों तक श्रीलंका को जीता और उस पर 50 सालों तक शासन किया था। वहीं कुलोतुंग प्रथम जो थे वो 50 सालों के शासन करने के बाद, यानी उसके शासन करने के बाद अपनी वहाँ क्या कर दिए, श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिए और अपनी बेटी का विवाह, पुत्री का विवाह किससे किए थे? श्रीलंका के एक राजकुमार से किए थे। और इनके शासनकाल में 72 व्यापारी जो थे वो कहाँ भेजे गए थे? चीन में। कहाँ भेजे गए थे? चीन में। राजा राज प्रथम। उसके बाद आते हैं राजा राज प्रथम। चोल राजा राजाराज प्रथम ने जल सेना आरंभ की थी। जल सेना को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो चोल राजा ने। चोल राजा में कौन थे राजा थे? राजा राज प्रथम। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। और यदि किसी आक्रमण करता है तो वो कैसे आक्रमण करेगा? स्थल मार्ग से तो आएगा नहीं जल्दी से, क्योंकि वो सब एक बड़ा साम्राज्य है, उनके पास भूमि सेना है ही, पैदल सेना है ही, अश्वरोही सेना है, तो उससे वो जीत नहीं पाएंगे। तो कई बार ऐसा राजा होते थे कि वो समुद्री मार्ग से आते थे और उन पर अटैक करके उनको जीत लेते थे। तो फिर इन्होंने भी क्या किया, अपना जल सेना, नौ सेना को पहली बार बनाया था। किसने? राजाराज प्रथम ने। और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। मान लीजिए कि ये भारत है और यहाँ पे जो श्रीलंका है, यहाँ के जो नॉर्थ साइड है यह पूरा, इस पर किसने विजय प्राप्त की थी? यहाँ पर राजाराज प्रथम ने। राजाराज शैव मतावलंबी थे और उन्हें शिव पद शेखर की उपाधि धारण की थी। कौन से धर्म को इन्होंने अपनाया था राजाराम प्रथम ने? तो राजाराम शैव प्रथम को अपनाया था, शैव धर्म को अपनाया था। शैव धर्म को किसने अपनाया था? राजाराम प्रथम ने। और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर किनको उपाधि दिया गया था? राजाराज प्रथम को। तो फिर राजाराज प्रथम चोल शासक के बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम। चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम भी आते हैं। राजेंद्र प्रथम जो थे वो उनके समय में चोल शक्ति जो थी चरमोत्कर्ष पर चल रही थी। यानी कि उनके काल को क्या बोला जाता है? चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल। क्योंकि उस समय उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कई क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था युद्ध करके। और उनके जो बंगाल की खाड़ी है उनको क्या बोला था? वो चोल झील का उन्होंने स्वरूप प्रदान किया था। और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इस उपलक्ष्य में गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना भी की थी, जो आगे चलकर ये क्या बनती है? चोलों की राजधानी बनती है। कौन? गंगेकोंड चोलपुरम। अब आपको इसमें
हिडन पॉइंट्स जो थे, जो छुपे हुए पॉइंट से उनको पता चलेगा कि चोल शासक अपने शासन कैसे चलाते थे, शासन प्रशासन उनकी क्या व्यवस्था थी, ग्रामीण क्षेत्रों में वो किस प्रकार से अपना शासन चलाते थे, और अपने उत्तराधिकारी के बारे में, इस बारे में आपको बताते हैं कि जो चोल शासक थे ये अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। ये जब इनका शासन होता था तभी ये बता देते थे कि उनके बाद कौन राजा बनेगा, क्योंकि इस समय आते आते क्या हो गया था कि कई राजवंशों में ऐसा होता था कि उनके पुत्र जो थे वो राज्य को लेकर के आपस में झगड़ा कर लेते थे, और इससे क्या होता था कि दूसरा कोई राज्य उन पर आक्रमण कर देता था और वो हार जाते थे, और वो क्षेत्र उन राजा के क्षेत्र में मिल जाता था। तो इस सब से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही शासनकाल में वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कि मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति राजा बनेगा या मेरा बेटा राजा बनेगा, यानी कि जिसको भी अपना उत्तराधिकारी चुनना होता था वो चुन लेते थे अपने शासनकाल में ही। चोलों के पास कुशल नौसेना थे। अब इनके पास जैसे कि दक्षिण भारत में आप सबको पता ही है कि तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। एक बगल है, एक तरफ है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तीनों तरफ से ये समुद्रों से घिरा हुआ है। तो इनके पास अब क्या हो गई, एक नौसेना हो गई जो जल में ही शत्रुओं के साथ क्या करती थी, युद्ध करती थी। तकोलम का प्रसिद्ध युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एक युद्ध हुआ था तकोलम, और ये किसके किसके बीच हुआ था, चोल और राष्ट्रकूट। इसमें क्या होती है कि चोलों का हार होता है, यानी चोलों की पराजय होती है, और चोलों का शासन किसके मध्य, किसके साथ, किसके अंदर हो जाता है, तो राष्ट्रकूटों के अंतर्गत हो जाता है। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो शासन करते थे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हमें उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों से सभा होती है, लेखों सभा होती है, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है। नटराज, आपने एक मूर्ति देखी होगी जो एक स्त्री होती है, महिला होती है, जो नृत्य करती हुई उसकी मूर्ति बनाई गई है। वो किस काल में बना था, वो संगम काल में ही बना था, चोलों के समय में ही। नटराज के कांसे की जो प्रतिमा थी, मूर्ति, वो चोल काल में ही बना हुआ था, और इस प्रतिमा को विश्व श्रेष्ठम प्रतिमा रचना माना जाता है। यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक रचना कब हुई थी, चोल काल में हुई थी। इसकी आकृति चतुर्भुज है। ऐसा पिछले कई प्रश्नों में आया है कि नटराज की जो मूर्ति है उस मूर्ति में स्त्री के कितने हाथ हैं। आपको ऑप्शन है 8, B 6, C 4 या D 2। तो उसमें कितनी हाथ है, चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। चोल साम्राज्य का अंत अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। यानी कि चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, सेनानायक मलिक काफूर, उसने ही चोलों के पतन किया था, और दक्षिण क्या की थी, उन्होंने विजय की थी, यानी उसको जीत लिया था। दक्षिण में काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी। काली मिर्च आपको पता ही है, एक मसाले का प्रकार है, और इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यमन प्रिय कहा गया है। इसे यूनानी एवं रोम बहुत अधिक मांग थी। यूनान जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर क्या थी, इनकी बहुत अधिक मांग थी, डिमांड थी। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे कि जो चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, चतुर्वेद मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती है, जिसे वारियम कहा जाता था। जो गांव की समिति थी उसको क्या कहा जाता था, वारियम, याद रखेंगे इसको, वारियम। इसके अंतर्गत निम्न समिति आती थी। टोटवारियम, ये उद्यान प्रशासन समिति थी, यानी कि पेड़ पौधों की सुरक्षा और
नदियों की सुरक्षा, यानी उस समय प्रकृति की सुरक्षा किसके अधीन होती थी? टोटवारियम के अधीन। और ये संवत्सर वारियम ये वार्षिक समिति थी। एरीवारियम ये तालाब समिति थी कि सिंचाई उस समय कैसे हो, तालाब में पानी कम हो जाए तो उसके लिए प्रबंधन किया जाए, इस प्रकार से। और पोनवारियम जो थी वो स्वर्ण समिति थी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया चोल राज्यों का। फिर अब हम पढ़ेंगे चेर और पांड्य। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको दक्षिण भारत का पूरा इतिहास पता चलेगा। यदि आप स्किप करके देखते हैं या फिर वीडियो को हटा देते हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी हो पाए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हमने यहाँ तक चोल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आते हैं चेर जो राजा थे वो इस समय वर्तमान केरल जो राज्य है उसके क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ करता था। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम काल के सर्वाधिक बार उल्लेख चेर राज्य का मिलता है। ये किसके अधीन थे? पांड्य के अधीन थे चेर। ठीक है। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। अब आपको बता ही देते हैं कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये दक्षिण भारत है। ठीक है, ये इधर थे चोल, यहाँ चेर और ये पांड्य। आपको अच्छे से बना करके दिखा देते हैं। ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, इधर से चोल, चेर और नीचे थे पांड्य। तो ये इनका चिन्ह क्या था? चोरों का चिन्ह क्या था? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि चोरों का चिन्ह था धनुष। क्या था? चेर का चिन्ह था धनुष और चोल का था बाघ। ठीक है। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे प्रतापी राजा जो था वो सेंगुटवन था। कौन था? सेंगुटवन। और चेर राजा का वो सबसे प्रतापी राजा था। इसे लाल या भला चेर भी कहा जाता है। और चेरों की प्रगति रोमन लोगों के साथ व्यापार करने से हुई। पहले इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। जब रोमन व्यापारी भारत से व्यापार करने के लिए आते, फिर उसके बाद उन लोगों के साथ ये व्यापार करते हैं, उन लोगों के साथ रहना, इस प्रकार से उनका क्या होता है? रोमन व्यापारियों के साथ ही इनका उत्कर्ष होता है। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पांड्य। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था। मैगस्थनीज वही है जो इंडिका की पुस्तक की रचना किया था और पांड्य की भी इसमें चर्चा मिलती है। मैगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए मशहूर था। पांड्य राज्य किसके लिए मशहूर था? मोतियों के लिए। मोतियों के लिए ये कैसे पता चलता है कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? जैसे कि मान लीजिए कि दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के चारों तरफ से समुद्र है और समुद्र में ही सीप होते हैं और सीप में ही मोती होती है। तो इस तरह से वो लोग मोतियों के लिए बहुत ही फेमस थे। और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। अभी आप पढ़ेंगे जो संगम काल कि संगम कहाँ पर होता है, तो उसमें आप मदुरई का नाम भी सुनेंगे, जो कि यहाँ पर 2 बार संगम होता है। मैगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। पांड्य राज्य को उन्होंने अपने ग्रंथ में पांड्य नहीं लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है? माबर। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। उनकी जीवन रेखा क्या थी? वेंगी नदी। यानी कि उस समय उसी नदी से ही उनको क्या चलती थी, उनको मिलता था, टैक्स मिलता था। उन्हीं नदियों से वो सिंचाई करके अपना कृषि करते थे, उत्पादन करते थे। तो इसलिए उसकी जीवन रेखा कौन थी पांड्य राजाओं की? तो वेंगी नदी। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। किस नदी के? कावेरी नदी के। ये दक्षिण भारत की एक नदी है। कावेरी को एक पवित्र नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
मैगजीन्स के अनुसार इस राज्य पर एक स्त्री का भी शासन था। और स्त्री का शासन था, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस समय पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव थे। जैसे कि हमने इसके पहले भी जितने राजा पढ़े, वो उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, उसका कोई भी शासक बनता है वो पुरुष ही होता है। लेकिन अब दक्षिण भारत में एक महिला भी राजा बनती है, रानी बनती है, जिससे ये पता चलता है कि वो समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था। पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भी भेजे थे। ये बात तो आपको पता ही होगी। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम सम्मेलन का आयोजन हुआ था। संगम सम्मेलन क्या था? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि संगम काल में जो कवि थे वो अपने रचनाओं को एक राजाओं के द्वारा सहयोग प्राप्त था, उस संघ में, समूह में वो लाकर प्रस्तुत करते थे। तो पहला जो संगम हुआ था, प्रथम संगम, वो किसके काल में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? संगम जो प्रथम अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। और मदुरई किसकी राजधानी थी? पांडे की राजधानी थी। यही आपने पढ़ा कि मदुरई पांडे की राजधानी थी। तो प्रथम, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम संगम हुआ था अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में, मदुरई में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय संगम जो है वो भी अगस्त ऋषि के ही अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में। पहला काम हुआ था मदुरई में, किसकी अध्यक्षता में? अगस्त ऋषि के। लेकिन तृतीय जो है वो नक्कीरर की अध्यक्षता में होता है। कहाँ पर? मदुरई में। 2 बार मदुरई में होता है और 2 बार ऋषि अगस्त के अध्यक्षता में होता है। लेकिन एक बार किसकी अध्यक्षता में हो जाता है? नक्कीरर। और कौन सा एक स्थान बदल जाता है? कपाटपुरम। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं कि संगम साहित्य, उससे हमें क्या पता चलता है। तो पहला जो संगम साहित्य था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था, मदुरई के। और संगम साहित्य उसमें कौन कौन से थे? वो थे एक तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि तोल्काप्पियम, यहाँ म की जगह पर र लगा देंगे तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा कि तोल्काप्पियम की रचना किसने की थी? तो तोल्काप्पियर ने की थी। और तोल्काप्पियर जो थे वो ऋषि अगस्त्य के क्या थे? शिष्य थे। और ये क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ है। ग्रंथ क्या है? ये एक व्याकरण है और अलंकार शास्त्र और काव्य से संबंधित है तोल्काप्पियम। और इसके रचनाकार कौन है? तोल्काप्पियर। फिर अगला है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। महाकाव्य 2 हुए थे, एक रामायण और एक महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और उसी महाकाव्यों में से एक शिल्पाधिकारम है। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। और इसके रचयिता कौन है? इंग्लो ओडिगल। इंग्लो ओडिगल कौन है? वो एक चोल नरेश कारिकर का पौत्र है, यानी कि नाती है। अगला है तिरुकुरल या कुरल। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है। इसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसमें किसके वर्णन किया गया है? नीति शास्त्र का। और इसके रचयिता है तिरुवल्लुर। कौन? इसके रचयिता है तिरुवल्लुर। और कुरल तमिल साहित्य का इसे बाइबल या लघुवेद माना जाता है, यानी कि ये एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है। लघुवेद यानी कि छोटा वेद, वेद का एक छोटा रूप। किसको माना जाता है? तिरुकुरल को। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी तिरुवल्लुर ने। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी। अभी आपको पता चला कि इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी और इसको लघुवेद माना जाता है। और अगला है मणिमेखले। मणिमेखले इसके रचनाकार है तिरुक्तदेवर। कौन? तिरुक्तदेवर। और ये एक वणिक कथा है। अब बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की ओर। संगम साहित्य में कौन और मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। जैसे कि आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा को उस समय राजा नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गोप। क्यों? क्योंकि उस समय जिसके पास अधिक गाय होती थी वही राजा बनता था, तो उस समय उसको गोप कहा जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में राजा को राजा नहीं कहा जाता था, उनको कौन या मनन कहा जाता था।
अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार बना करके लिख लेंगे। ठीक है, अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का और तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। आर्यकरण यानी कि यहाँ पर इन्होंने, जैसे कि आर्य जो आए थे वो सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में, और वहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्यों के आने का श्रेय किसको जाता है, अगस्त ऋषि को। संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि ऋषि अगस्त एवं कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है, तो अगस्त ऋषि और कौंडिन्य को। दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, जैसे कि हमने 3 राजवंश पढ़े, चेर, चोल और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। लेकिन अब चालुक्य वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में तो आया होगा ना। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया था। उनकी राज्य कहाँ स्थापित था, पश्चिमी दक्कन में। इनकी राजधानी वातापी, जो वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, बादामी, और पुराने समय में क्या नाम था, वातापी। कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इनकी राजधानी कहाँ थी, वातापी, और कहाँ पर इधर अधिकार किया था इन्होंने, पश्चिमी दक्षिण जो प्रांत है वहाँ पर। इस काल में बादामी के चालुक्यों से बड़ी कोई शक्ति दक्षिण में नहीं थी। तो इन्होंने किससे लड़ाई किया होगा, जाहिर सी बात है कि लड़ाई करके ही इन्होंने पश्चिम दक्षिण पर अपना अधिकार किया होगा। अब राजधानी कहाँ बनाई थी इन्होंने, वातापी में। मातवा लिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया है। चालुक्य वंश में प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो इससे भी पता चलता है कि उस समय समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसका विवरण ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ये वही पुलकेशिन द्वितीय था जो हर्षवर्धन को, उत्तर से जब दक्षिण हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, कहाँ पर आया था, नर्मदा के घाटियों में। एक बात आप याद रखेंगे, नोट है ये, ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मणी थी। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने लिखा था इसको, रवि कीर्ति ने। प्रशस्ति के अंग में लेखक ने यह दावा किया है कि उसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया था, और इस अभिलेख में कालिदास के नाम का भी उल्लेख है। ये छोटी सी बात आपको पता होगी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कालिदास को। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे कि आर्यों में गायों को मारना, जो मारता था उसे क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। तो उसी तरह इन्होंने भी पशुवध पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय क्या था कि कृषि का विस्तार हो रहा था, और उस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो इससे कृषि किससे होती थी, जानवरों से होती थी, पशुओं से होती थी। यदि आप पशु को ही मार देंगे तो कृषि किस प्रकार संभव है। तो इसीलिए उन्होंने पशुओं को मारने पर, पशुओं को बलि पर उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगाया था। और ये क्या थे, जैन मत अनुयायी थे, यानी इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उसने पशुओं की प्रतिकूलता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था कि वहाँ पर, काशी का जो क्षेत्र है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, तो उनमें अपने मंत्रियों को भेजा था कि वहाँ पर या अन्य क्षेत्रों में भी वो किसी भी जानवर को क्षतिग्रस्त ना करे, ना ही उनको बलि दी जाए, और उनको क्या, पशुवध न किया जाए। चालुक्य कई स्वतंत्र राजघरानों यानी शाखाओं में बंट गए, परंतु प्रमुख घराना वातापी से 200 वर्षों तक राज करता रहा। वातापी में 200 वर्षों तक राज किसने किया था, तो चालुक्यों ने। चालुक्यों के बाद हमें पढ़ना है पल्लवों के बारे में।
तो जो पल्लव राजा थे वो इक्ष्वाकु को उन्होंने हटाया और उनके जगह पर वो क्या हो गए, इस्टेब्लिश हो गए। उस पल्लवों ने अपनी राज व्यवस्था बना ली, यानी कि अपने शासन करने से पूर्व उन्होंने किसको हटाया था, इक्ष्वाकु राजाओं को। पल्लवों का अधिकार दक्षिण आंध्र में और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लव के जो राज्य क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ था, तो दक्षिण जो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है और तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य क्षेत्र बनाया था। पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची, जो अभी आधुनिक समय में कहाँ पर है, कांचीपुरम को बनाया था और उस समय मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र था। क्या, कांची जो था वहाँ पर मंदिर थे, वैदिक विद्या थे, उस समय धर्म से संबंधित ज्ञान दिए जाते थे उस प्रकार के स्कूलों में, उस प्रकार के विद्यालयों में। ठीक है, अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी एक पल्लव राजा थे। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली थी। इनको युद्ध हुआ था इनके साथ 642 में, और इनकी सहायता किसने की थी, श्रीलंका के एक राजकुमार थे जिनका नाम था मानव वर्मा। अतः उसने मानव वर्मा को पुनः सिंहली के गद्दी दिलाने की शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उनकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप में भेजा था। सिंघल द्वीप क्या है, ये भी एक श्रीलंका जो है उसका एक द्वीप है। कदम, पल्लवों के बाद आते हैं कौन, कदम। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। किसने स्थापना की थी, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने। कदम्बों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक से वैजयंती का या बनवासी को बनाया था। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कदम की राजधानी कहाँ थी, वैजयंती, या उसको बनवासी भी कहा जाता है। जो राजधानी की कहाँ थी, कर्नाटक पहले में थी, लेकिन अब उनके वहाँ से हटा करके वैजयंती या बनवासी बना ली थी। अब हमको देखना है कि दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण वैसे क्या तथ्य हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना चाहिए। तो दक्षिण भारत में प्राचीन समय में व्यापारियों के संगठन को मणिग्रामम कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था, प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के जो व्यापारी थे वो उनके पास जो संगठन थे उनको क्या कहा जाता था, मणिग्रामम कहते थे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में अरिकामेडु जो पांडिचेरी है, रोमन बस्ती की अवस्थी मानी जाती थी। पेरिप्लस में इसे पोर्डुके कहा गया है। क्या, पोर्डुके कहा गया है। यहाँ की खुदाई से भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों से सूचना प्राप्त होती है और एक बंदरगाह भी अवस्थित है। यहाँ पर क्या है, एक बंदरगाह। एक नोट है, ध्यान दें इस बात पर, एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार है। जार यानी कि एक प्रकार का बर्तन। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडु के उत्खनन से रोम यातायात इस जार के अवशेष मिले हैं। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसके लेखक अज्ञात हैं। इसको पता नहीं चला है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना किसने की थी। इसमें प्राचीन काल में बंदरगाहों की सूची मिली है और इसमें तोड़ी मुसरी बंदरगाह पश्चिमी तट पर, कोरके व पुहार बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। ये बताया गया है किसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में। तगर दक्षिण में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो कल्याण से वेगी को जोड़ता था। कल्याण को वेगी से जोड़ने वाला कौन सा बंदरगाह था, तो वह तगर दक्षिण में स्थित था। और ये समकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, यानी कि एक राजा था और उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार से इनकी शासन व्यवस्था थी। इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे, यानी कि ब्राह्मणों से यज्ञ कराते थे
हर चीज़ में पूजा पाठ ब्राह्मणों से ही होता था, यानी कि ब्राह्मणों के मतानुयायी थे। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। किसने? कंबन ने।